नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिल्कुल, और मैं हूं स्नेहलता। सुप्रभात आप सभी को। यूपी और उत्तराखंड समेत तमाम अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं एक नए अंदाज में। बात चाहे राजनीति की हो या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। बिल्कुल, और खबर होगी नए अंदाज में, और आपके पास हम पहुंचेंगे कुछ इसी अंदाज के साथ। आपको सबसे पहले सबसे बड़े मुकाबले के बारे में तो बताया जया। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। विजय तिलक। और गंगा सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सियासी सरगर्मी की। चुनाव के लिए भले ही प्रदेश में करीब 4 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। बिल्कुल जया, और देखिए इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भदोही जा रहे हैं। भदोही में सीएम जनसभा करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की वहां कोशिश होगी जाहिर तौर पे। इस जनसभा के अलावा सीएम यहां 373 करोड़ की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, और यही बेहद अहम रहेगा भदोही वालों के लिए आज। बिल्कुल, और सीएम जनसभा के साथ साथ यहां बीजेपी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। यानी कि आज भदोही में सीएम का शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि सीएम जिस भदोही के ज्ञानपुर में जा रहे हैं उस सीट का इतिहास क्या है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प सीट है भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट। विजय मिश्रा जाना माना नाम, और पिछले 4 बार से यहाँ पर विधायक। 1996 से इस सीट पर भाजपा जीती नहीं है, इसीलिए इस सीट पर सीएम का खास फोकस रहने वाला है। इसीलिए ही सीएम आज यहाँ जनसभा करके भाजपा के लिए ज्ञानपुर में माहौल बनाने वाले हैं। ये बेहद दिलचस्प होगा देखना वहां के लोग किस तरीके से आज आतुर रहते हैं सीएम को सुनने के लिए, देखने के लिए। और तो और आज सीएम योगी सिद्धार्थनगर भी जा रहे हैं, जहां पर वो पीएम के आगामी कार्यक्रम की तैयारियों को भी देखेंगे। तो जाहिर है कि आज काफी शेड्यूल बिजी रहने वाला है। व्यस्ततम इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, मिनट टू मिनट क्या शेड्यूल है, ये भी हम आपको बताएं। सुबह 10:40 वाराणसी से भदोही के लिए रवाना होंगे सीएम। 10:55 का जो वक्त है वो तय है। पुलिस लाइन भदोही में सीएम के आगमन का वो एंटर कर जाएंगे, और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, ये अहम है। बिल्कुल, और लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनसभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। दोपहर 12:10 पर भदोही से सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और दोपहर 12:50 लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में उनका आगमन हो जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण और समीक्षा बैठक भी सीएम करेंगे। तो पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां कैसी हैं, उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे सीएम। तो ये बेहद आम बात नहीं है कि ज्ञानपुर सीट पर फोकस किया जा रहा है, जहां 4 बार से बीजेपी ने जीत का मुंह नहीं देखा है। सिर्फ एक ही इंसान का वर्चस्व है, और वहां पर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ब्राह्मण किसके साथ है, कहा यह भी जाता है कि थोड़ी सी नाराजगी है। विजय मिश्रा का एक तरफा वहां पर आधिपत्य देखा जाता है। हालांकि अभी कानूनी शिकंजे में है विजय मिश्रा, लेकिन अब वहां की जनता विजय मिश्रा पर ही विश्वास जताती है, या आने वाले वक्त में अपना मूड बदलेगी, लोग अपना मूड बदले, इस कोशिश में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ज्ञानपुर सीट को ही चुना उन्होंने भदोही में कि वहीं पर जाएंगे और वहां के ब्राह्मणों को, वहां के लोगों को लुभाने की कोशिश होगी, क्योंकि कई तरीके की परियोजनाएं हैं। तो कैसा माहौल रहेगा ज्ञानपुर में, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। तो चलिए, सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको हमने जब बता दिया है, तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का। बिल्कुल, तो अनुभव से बात करते हैं और अनुभव कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अनुभव, आज सीएम का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, सीएम के साथ और कौन कौन से नेता मौजूद होंगे भदोही में, विस्तार से जानकारी दीजिए।
देखिए, मुख्यमंत्री 3 दिनों के पूर्वांचल दौरे पर हैं। कल सुल्तानपुर में थे, फिर उसके बाद दूसरे ज़िलों में गए, वाराणसी चले गए और आज वाराणसी से सुबह निकलेंगे और सबसे पहले भदोही जाएंगे। वहाँ पर भदोही को करोड़ों की सौगात देंगे। और जो बात आपने कही कि ज्ञानपुर सीट, खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। अभियान क्या है? 2017 में ऐसी लगभग 80 सीटें थी जहाँ बीजेपी नहीं जीती थी और अब उन्हीं सीटों पर बीजेपी ने फोकस किया है, खासतौर से मुख्यमंत्री ने फोकस किया है। वो हर जिले में जाते हैं और उन जो सीटें हैं, जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ जनसभा करते हैं और एक तरीके से जनता को संदेश देते हैं कि भाई अगर बीजेपी यहाँ जीतेगी तो इस तरीके से फ़ायदा और लोगों को मिलेगा, यहाँ की क्षेत्र की जनता को मिलेगा। इसीलिए आज जब ज्ञानपुर जा रहे हैं भदोही में, तो वहाँ भी तमाम सैकड़ों करोड़ की जो योजना है उसकी सौगात दे रहे हैं। भदोही के बाद वो फिर जाएंगे सिद्धार्थनगर। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल आना है। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो भी करोड़ों की सौगात उत्तर प्रदेश को देंगे। 7 मेडिकल कॉलेज एक साथ शुभारंभ होगा उनका, वो कार्यक्रम कल सिद्धार्थनगर में होना है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे, सारी तैयारियों का जायजा लेंगे, फाइनली कि क्या तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। उसके बाद आप देखिए तो मुख्यमंत्री जो है वहाँ से फिर गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर को भी आज सैकड़ों करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका एक तरीके से सौगात मिलने जा रही है। पहला जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो गोरखपुर में बनकर तैयार हुआ है गोलघर इलाके में। क्यों? क्योंकि गोलघर इलाका जो है वो पॉस्ट इलाका है गोरखपुर का और वहाँ बहुत जाम लगता है, भीड़ लगती है, पार्किंग की ठीक व्यवस्था नहीं, इसीलिए तकरीबन 140 करोड़ की लागत से उसे तैयार किया गया है। तो मुख्यमंत्री के आज 4 शहरों के, अगर हम कहें 4 जिलों के दौरे, और उनमें भी भदोही को आप देख लीजिए, गोरखपुर को देख लीजिए, सिद्धार्थनगर को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है भदोही में जब जाएंगे कि कैसे ये जो सीट है ज्ञानपुर, जो बात आपने बताई, विजय मिश्रा का जो वर्चस्व है, बाहुबली है, 4 बार से जीतते आ रहे हैं, उस वर्चस्व को भी कैसे तोड़ा जाए। और अब जब चुनाव करीब है तो लगातार यही कोशिश सरकार की है कि जिन जिलों में जाएं, जिन शहरों में जाएं, वहाँ पर जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं या तो उनका जल्द से जल्द काम करा कर उसका उद्घाटन किया जाए और अगर नई योजनाएं शुरू करनी है तो उनके लिए भी वहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम रखे जाएं। यही फोकस है लगातार। आप देखिए कल भी वो गए, सुल्तानपुर में गए, वहाँ पर भी सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। आज जब जा रहे हैं भदोही जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी सौगात देंगे। बिल्कुल, लेकिन अनुभव कुल मिला के जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी वो है ज्ञानपुर विधानसभा सीट, जहां कोशिश रहेगी कि किस तरीके से वहां बीजेपी के लिए माहौल बनाया जाता है, तो इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, और ये बेहद अहम भी होगा क्योंकि अलग अलग रणनीति के तहत ही बीजेपी अपने लिए एक जमीन तैयार करती है। वो हमने कई बार स्नेहा देखा भी है। प्रियंका गांधी की करेंगे। प्रियंका गांधी यूपी परिक्रमा पर है और वो एक ऐसे प्रदेश में कांग्रेस को जिताने की प्रतिज्ञा ले चुकी है जिसे कुछ लोग मुश्किल कह रहे हैं और ज्यादातर लोग नामुमकिन। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, प्रियंका को इसकी फिक्र दिखाई कम से कम नहीं देती है। चुनावी मौसम में गरजना और बरसना दोनों वो शुरू कर चुकी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए आप। यूपी के रण में प्रियंका की विजयी प्रतिज्ञा। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। सियासी मैदान से प्रियंका का सत्ता वाला शंखनाद। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। किसानों के न्याय की बात, मजबूत होगा हाथ। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। विरोधियों को करंट देने वाला कांग्रेस का बिजली दाम। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ।
प्रियंका का 25,000 वाला सबसे बड़ा चुनावी वादा। 5वीं प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। खूब बही वादों की बयार, अब की बार प्रियंका सरकार। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। यूपी की सबसे बड़ी जंग में प्रियंका का जलेबी दांव। यूपी में हुए प्रशासनिक फेरबदल की। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 10 जिलों के डीएम समेत आईएएस अधिकारी, 14 जिलों के एसपी, एसएसपी और 7 पीएससी अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बिल्कुल, ये तबादला एक्सप्रेस जब चलती है तो कहां-कहां कौन-कौन से जिलों के कप्तान बदले गए हैं, जरा देख लीजिए। नीतीश कुमार को बरेली के जो डीएम थे, अब उन्हें अयोध्या भेज दिया गया है। सत्येंद्र कुमार महोबा से महाराजगंज भेज दिए गए हैं। संजय कुमार सिंह, जो कि विशेष सचिव नियुक्त थे, उन्हें फर्रुखाबाद का डीएम बना दिया गया है। और वहीं पर मानवेंद्र सिंह, जो कि फर्रुखाबाद के डीएम थे, उन्हें बरेली भेज दिया गया है। रविंद्र कुमार डीएम बुलंदशहर से डीएम झांसी बनाए गए हैं। चंद्र प्रकाश सिंह डीएम कासगंज से डीएम बुलंदशहर बना दिए गए। हर्षिता माथुर वीसी बुलंदशहर से डीएम कासगंज बनी है। जबकि मनोज कुमार की बात की जाए, आईएएस अफसर हैं, 2012 बैच के विशेष सचिव पर्यटन से डीएम महोबा उन्हें बनाया गया है। वहीं नेहा प्रकाश, जो कि विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा थी, उन्हें श्रावस्ती का डीएम बनाया गया है। इसके साथ ही टीके शिबू डीएम श्रावस्ती से डीएम सोनभद्र बन गए हैं। तो देखिए, बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं प्रशासनिक महकमे में। ये तबादला एक्सप्रेस चली है और देखिए कहां तक इसका असर देखा जा रहा है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुभव पश्चिमी यूपी से लगाए बुंदेलखंड तक समझ में आ रहा है कि ये तबादला एक्सप्रेस चली है। क्या कुछ रणनीति रही होगी, क्या कुछ सोचा गया होगा इसके मद्देनजर? देखिए, आप इलेक्शन भी होने वाले हैं और 1 तारीख से अगर आप देखें 1 नवंबर से, तो जो वोटर लिस्ट है उसका पुनरीक्षण का काम शुरू होगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि जो भी डीएम है, एसएसपी हैं, जो 3 वर्ष से लंबे समय से या फिर और जो अधिकारी हैं वो जमे हुए एक ही जिले में, तो उनको हटाना ही पड़ेगा। हालांकि इनमें से कुछ डीएम जो है उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। उनके खिलाफ शिकायतें थी शासन में, और जब शिकायतों पर जब जांच हुई तो फिर वो शिकायतें कहीं ना कहीं सही पाई गई। आप अयोध्या के डीएम को देख लीजिए, अनुज झा को लंबे समय से अयोध्या में है और बहुत सारा हम देखें तो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो, तमाम सारे कार्यक्रमों को उन्होंने कराया, पर उनके खिलाफ भी शिकायतें मिली थी शासन में और फिर इसके बाद इनको अब वेटिंग में डाल दिया गया है। इसी तरीके से महाराजगंज के डीएम को देख लीजिए, उज्जवल कुमार, उनको भी अब वेटिंग में डाल दिया गया है। झांसी के जो डीएम आंद्रे वामसी, उनको भी वेटिंग में डाल दिया गया है। तो कुछ ऐसे ट्रांसफर भी किए गए जहां पर शिकायतें थी और कुछ ऐसा है कि जहां पर लंबे समय से थे, प्रशासनिक फेरबदल की जरूरत महसूस हुई तो वहां पर अधिकारियों को बदला गया है। अब विशेष सचिव नियुक्ति में थे संजय कुमार, उनको फर्रुखाबाद का डीएम बनाया गया। अक्षिल माथुर, उनको भी डीएम बनाया गया। तो कोशिश यही है, 2010, 2011, 2012, 2013 बैच के जो आईएएस अफसर हैं उनको जिलों में भेजा गया है, पोस्टिंग दी गई है। और अभी देखिए कुछ और भी जिलों में डीएम बदले जाएंगे जल्द, ये माना जा रहा है, क्योंकि बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जो जिलाधिकारी है वो उनका कार्यकाल 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो उनको भी शासन की तरफ से बदला जाएगा। इसके अलावा कई आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। इसी तरीके से अभी कुछ तबादले इस महीने या फिर हम कहें तो 4 या 5 दिन के बाद जो है वो देखने को और मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुभव, और इसके पीछे जैसा कि आप भी बता रहे हैं, एक बड़ी रणनीति है, चुनाव भी बेहद पास है, तो ऐसे में ये बेहद अहम फैसला है सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। और जहां ओपी राजभर को मुख्तार और अतीक से हमदर्दी दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपराध के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सीधा हमलावर दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुकते हैं जया, उनका नया सियासी पैंतरा क्या है, और अब जबकि कोई नहीं जानता कि राजभर किधर जाएंगे, हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट से। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाला के माई लाल पैदा हो। ओम प्रकाश राजभर का दावा, खुद को बताया सबसे बड़ा विरोधी लड़ैया। हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाला के माई के लाल पैदा हो।
मुख्तार अतीक पर राजभर नरम, भाजपा पर राजभर के तेवर गर्म, ओवैसी पर ओपी राजभर की चुप्पी, कहा जनता ने पिलाई बदलाव वाली घुट्टी। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भाजपा पर हमला जारी है। 27 अक्टूबर को मऊ में सुभाषपा का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके बारे में ओपी राजभर का दावा है कि इस मंच पर उनके साथ हर उस सियासी दल के बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में उनके सम्मेलन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और दावा किया कि सपा के साथ गठबंधन उन्होंने जनता की सलाह पर किया है। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई, सुझाव आया हमारे यहाँ कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जिन मांगों को वो उठाते आए हैं, समाजवादी पार्टी उन मांगों को पूरा समर्थन दे रही है और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक साथ भाजपा को हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए राजी हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राजी हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए राजी हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए राजी हैं। कभी योगी सरकार में मंत्री रहे और फिर बगावत का झंडा बुलंद करके खुद को भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी बताने वाले ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि मऊ में 27 अक्टूबर को होने वाले उनके सम्मेलन के बाद भाजपा की नींद उड़ जाएगी। हालांकि इस दौरान ओम प्रकाश राजभर अपने सहयोगी और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो बिल्कुल जया, ये जो राजनीति है राजभर की बड़ी दिलचस्प है और अभी भी चुनाव में वक्त है, तो देखिए किधर करवट लेते हैं। आते हैं कि लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर है। लखीमपुर कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ है। बड़ी खबर ये मिल रही है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को डेंगू हो चुका है। बिल्कुल, और इसके साथ आपको बताएं कि जांच कमेटी ने आशीष को दोबारा रिमांड पर लिया था और डेंगू की पुष्टि होते ही आशीष को वापस जेल भेज दिया गया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रटेनी का बेटा है आशीष। जेल में मच्छरों के काटने के बाद डेंगू की आशंका जताई जा रही है। 3 दिन और रिमांड मिली थी SIT को, लेकिन यहाँ पर अब डेंगू होने के चलते दोबारा जेल भेजना पड़ेगा आशीष मिश्रा को। तो अब इस मामले में अभी लगता है जांच प्रभावित होनी तय है, क्योंकि जिस तरीके की पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाई गई थी वो अब नहीं हो पाएगी। आशीष मिश्रा को डेंगू हुआ है और अब वापस जेल भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जेल में मच्छरों ने काटा है और इसलिए डेंगू हुआ है आशीष को। तो ये हाई प्रोफाइल मामला, जहां लखीमपुर खीरी कांड के बाद से ही जांच के दायरे को जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, इसमें नई परतें खुल रही हैं, लेकिन आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अब यह देखना होगा कि जांच के लिए जो रिमांड बढ़ाई गई थी उस पर कैसे कार्रवाई होगी, अब आगे क्या होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में यूपी की चुनावी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। मेरठ से शुरुआत करेंगे, जहां असद ओवैसी ने जनसभा की। सपा बसपा पर सीधा निशाना साधा, कहा इंसाफ के लिए फिर से उठना पड़ेगा, तभी अपने बुजुर्गों की कहानी को दोहराने की नौबत आएगी। चंदौली में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने ओपी राजभर पर साधा निशाना। सपा राजभर के गठबंधन पर कहा, किसी सियासी गठबंधन या ठगबंधन से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, समय आने दीजिए, लोग कमल के फूल का बटन दबाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को आएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे केजरीवाल। हरदोई में जनसभा के दौरान सम्मान पाने को लेकर मंच पर भिड़े सपा नेता। प्रदेश सचिव जिला अध्यक्ष के बीच जमकर गाली गलौज, वीडियो वायरल। बीएसपी के यूपी प्रभारी शमसुद्दीन ने अमरोहा में सपा पर साधा निशाना, कहा अखिलेश की यात्रा से कुछ नहीं होगा, बसपा सरकार पूर्ण बहुमत बनाने जा रही है।
सीतापुर में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का बयान, कहा जनता महंगाई भुखमरी से त्राही त्राही है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के नेताओं को नहीं दिख रही महंगाई। फतेहपुर में सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा का बयान, कहा 2022 में भाजपा होगी साफ, सपा की 400 पार आएंगी सीटें, सपा बनाएगी यूपी में सरकार। जालौन में कांग्रेस पार्टी की ओर से विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी ब्रिजलाल हाबरी। बिल्कुल, और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयान बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। गंगा सवेरा के इस सेगमेंट में अब हम आपको लेकर चलते हैं मुरादाबाद, और वहां पर हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान के पास हम चलेंगे, जो सीधे आम लोगों के बीच पहुंचेंगे और पूछेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। चलिए लिए चलते हैं। क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हम एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं। मशहूर चाय की दुकान है और यहाँ पर अक्सर लोग चाय पीने आते हैं। चाय पीते पीते तरह तरह की बातें होती हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का चुनावी माहौल है और जो हालात हैं उस पर लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय पी रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, किस तरह का चुनावी माहौल है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो किस तरह का चल रहा है? चुनाव शबाब पे आ रहे हैं, सियासत शबाब पे आ रही है, समस्याएं जस की तस हैं। वायदे हम कैसे किसी पार्टी के ऊपर भरोसा करें, वायदे पार्टी पर भरोसा करें, ये कह रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अभी जो है वो क्या चल रहा है जो उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल की अगर बात करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता हैं वो जनता को लुभाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि जैसे अभी लखीमपुर में घटना हुई, वहाँ तो सारे नेता पहुँच रहे हैं, केजरीवाल भी अपनों को भेज रहा है, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। लेकिन जब देश की कोई बेटी जैसे राबिया सैफी का मामला होगा, वहाँ कोई नेता नहीं पहुँचता।